Assalamualaikum everyone, this is Abdullah and welcome to the first online session of professional practices. Today we, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। today we are सलाम सर, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। Today we are going to discuss something basic related to the professional practices, some basic terminologies, basic definitions, concepts, and how we can use professional practices in our daily life. तो आज का जो बेसिक एजेंडा हमारे पास है वो कुछ बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड है and also we have to discuss about the concept of professional practices and how we can use it. Okay. Secondly, हमें जो चीज़ आज डिस्कस करनी है वो है कॉन्सेप्ट के साथ साथ कि हम इसे अपनी डेली लाइफ के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पहला तो हमारे पास पार्ट आ जाता है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का, बेसिक डेफिनेशन का, क्योंकि यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो कि आप मैनेजमेंट साइंसेस की तरफ से पढ़ते हुए आए हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोर्स पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, तो वहाँ पे वो डेफिनेशन कुछ आपको सिमिलर टू मिलेगी, बट यहाँ चीज़ें थोड़ी सी डिफर है क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो आती है वो कंप्यूटर साइंसेस की इन्वॉल्वमेंट आती है, जहाँ पर आपके पास प्रोफेशनली आप अपने जो रिसर्चेस है, जो बुक्स है, जो पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आपने डिजाइन किया है या आपका कोई मॉडल है, आपका फ्रेमवर्क है, आपका आर्किटेक्चर है, तो आप उसको किस तरह से पैटर्न कर सकते हैं, उसको किस तरह से कॉपीराइट कर सकते हैं, क्या क्लेम्स हो सकते हैं, ओवरऑल जितनी भी चीजें हमारे पास होती है बेसिक कोर कॉन्सेप्ट के अंदर कॉपीराइट से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस एजेंडा के अंदर। पहली चीज आपके पास जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो, टॉपिक जैसे मैं खत्म कर दूं तो उसके बाद आप जो है ना वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके माइक्स ओपन है, एज वेल एज आप अगर माइक पे नहीं पूछना चाहते तो आपके पास चैट अवेलेबल है, बट जो क्लास होनी चाहिए वो इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए। जितनी भी हम अभी पढ़ेंगे यानी कि ऑनलाइन सेशंस हमारे पास जितने भी हैं, चाहे ये वीक हो, चाहे नेक्स्ट वीक हो, चाहे इसके बाद वाले वीक हो, तो ये है आपके पास आज प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर हमारे पास जो कि कोर्स आपका है CS 566, और हमने इसमें डिस्कस करना है सबसे पहले प्रोफेशनल्स, फिर प्रोफेशनल्स, क्योंकि जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। एंड आज जो हमारा पहला एजेंडा है इंट्रोडक्टरी क्लासेस, बट इंट्रोडक्टरी क्लासेस में हमें मेजर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना पड़ेगा ताकि हम ओवरकम कर सके अपने आने वाली क्लासेस के अंदर, जहाँ पे मेजर कॉन्सेप्ट्स हमारे पास होंगे कॉपीराइट से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, तो वो हमें फुलफिल करना है। सेकेंडली, यहाँ पर जो हमारे पास प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस आता है वो 3+0 पे आता है। इसका मतलब इसमें कोई लैब नहीं होती, जस्ट ये थ्योरी बेस्ड होता है। वैसे भी बाहर की दुनिया में भी यहाँ इसके अंदर कोई लैब वगैरह नहीं है, क्योंकि ये जस्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करता है। अब जो दिमाग में लोगों के क्वेश्चन राइज होता है कि ये है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, हमने एक कोर्स पढ़ा था हमने एक कोर्स पढ़ा था जो है आपका बिजनेस से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह पढ़े होंगे, तो क्या ये हमारा बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा या ये जो है हमारे कंप्यूटर बेस्ड सब्जेक्ट है? तो पहली चीज आपकी जो है मैं क्लियर कर देता हूँ, ये बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। इसमें कुछ डेफिनेशन जो है वो बिजनेस से रिलेटेड जरूर होंगी, बट यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, ये सब्जेक्ट जो है आपके पास, ये बेसिकली कोर कंप्यूटर का कोर्स है। ठीक है, ये अगर नहीं आएगा तो आप प्रोफेशनली मार्केट के अंदर अपनी जो नई डेवलपमेंट होगी, नई डिजाइनिंग होगी, नई डॉक्यूमेंटेशंस होंगी, उसको किस तरह से टैकल कर सकेंगे। जो लोग कॉपीराइट करते हैं या लोग जो है चोरी करते हैं, जिसे हम साइबर थ्रेट्स कहते हैं, ये सारी चीज़ों को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पहली डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हम, इंट्रोडक्शन लेते हैं प्रोफेशन का। प्रोफेशन बेसिकली होता क्या है? अ पेड ऑक्यूपेशंस। नंबर 1,
यहाँ पे कुछ चीजें हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे एक एक करते हुए। भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर करना है चीजों को, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में लेके जाना है, ताकि हमारे पास जितने भी हम प्रीवियस चीजों के अंदर हमारे पास जो आपने पढ़ी होंगी वहां पर अगर हमारे पास कोई लैक होगा तो उसे हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है अ पेड ऑक्यूपेशन, स्पेशली वन दैट इन्वॉल्विंग prolonged trainings and a formal qualifications। प्रोफेशन से मुराद हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मगर प्रोफेशन सबसे पहली चीज दो तरीके से आती है। ठीक है, हम दो तरीके से उसको देखते हैं। एक उस तरीके से देखते हैं कि अगर हम किसी पर्सन को हायर कर रहे हैं तो प्रोफेशन क्या कहलाएगा, और अगर हम प्रोफेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हैं और जहाँ पे हमारा कोई स्पेसिफिक टास्क होगा वो हम परफॉर्म करें तब प्रोफेशन क्या कहलाएगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास हो जाता है पेड ऑक्यूपेशन, ये पैसे देकर काम कराने वाली चीज है, यानी कि हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की साइड से नजर आ रहा है। ठीक, अब दूसरी जो साइड है जो कि पर्सन की साइड से नजर आ रहा है कि फॉर्मल क्वालिफाइड प्रोलॉग्ड ट्रेनिंग, उस पर्सन के पास कोई स्पेशलाइज्ड होना चाहिए अपनी प्रोफेशन के अंदर, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए फुलफिल, कंप्लीट, प्रॉपर, और फॉर्मली वो क्या होना चाहिए, फॉर्मल क्वालिफाइड होना चाहिए। अब फॉर्मल क्वालिफाइड हमारे पास फिर दो जुमलों में आता है, एक आता है कि उसकी डिग्री और जो डिग्री वगैरह है, क्योंकि जिस बेस पर उसको रखा गया, हमें जब भी नौकरी देखते हैं तब उसमें लिखा होता है BS रिक्वायर्ड, MS रिक्वायर्ड, MPhil रिक्वायर्ड, PhD रिक्वायर्ड, इंटर रिक्वायर्ड, तो ये हमारे पास लिखे हुए आते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मली क्वालिफिकेशन उसकी है, ठीक है, डिग्री बेस्ड क्वालिफिकेशन तो है, नो डाउट। अब आगे उसका इंटरव्यू लिया जाता है कि हाँ अब पता चले कि इस बंदे के पास जो क्वालिफिकेशन वो लेकर आया है, जो वो चीजें पढ़ के आया है, क्या वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है जिस पर हम वो पर्सन हायर कर रहे हैं पेड ऑक्यूपेशन वाला, और क्या उसकी ट्रेनिंग इतनी फुलफिल है जो काम हम करवाने जा रहे हैं तो वो कंप्लीट कर पाए। तो दो चीजें आ गई। ठीक है, अगेन रिपीटिंग सेंटेंस, a repeat occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualifications। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको प्रोफेशन की डेफिनेशन को इलैबोरेट किया है। If anyone have questions regarding this, so please you may ask। कोई भी क्वेश्चन हो इस पहली वाली लाइन के अंदर प्रोफेशन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो पहली चीज हमने देखी प्रोफेशन की डेफिनेशन, जहां पर हमने दो साइड देखे, एक पेड यानी कि ऑर्गेनाइजेशन वाली साइड पे प्रोफेशन क्या किस तरीके से उसको देखा जाता है, और दूसरा जो है प्रोफेशन जो है वो दूसरी साइड से हम किस तरह से इसको टैकल करते हैं ना। दूसरी जो डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है प्रोफेशन के बाद, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल। अब यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो है दो कॉन्सेप्ट को कोलैबोरेट कर देते हैं। प्रोफेशन की डेफिनेशन में भी प्रोफेशनल जो हमारे पास डेफिनेशन, जो प्रोफेशनल के लिए डेफिनेशन बनाई गई है एक्चुअल में, उसको हम क्या कर देते हैं, हम दोनों को मिला देते हैं, जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट जो है थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ अ प्रोफेशनल इज, अ प्रोफेशनल इज अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन। मींस एक प्रोफेशनल पर्सन को हम कैसे कहते हैं, दैट इज अ प्रोफेशनल पर्सन। ये जो बंदा है ये जेंटलमैन है, ये प्रोफेशनल है। कैसे प्रोफेशनल है? A professional is a member of a profession or any person who earn their living from a specified professional activity। ये जो तीन लाइनें हमने अभी डिस्कस की है, सबसे पहले प्रोफेशनल इज अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन के साथ वो पर्सन एसोसिएट होगा, नंबर वन। ठीक है, और उसने अपनी जिंदगी जो लाइफ उसने गुजारी है, फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी 3 साल की उम्र से, 3.5 साल की उम्र से, चलो
तो 3 साल से लेकर जो अभी तुम्हारी 18, 19, 20, 21 जो भी एज है, वहां तक तुमने जो अपनी प्रोफेशन कंप्लीट की है, तो क्या किया है? पर्सन हु अर्न देयर लिविंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटीज। और अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिस्कस करते हैं मुझसे, चाहे मैं पढ़ा रहा था या नहीं पढ़ा रहा था, कि सर हम फला जो है वो डिग्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फला कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फला सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, हम ये सारी चीजें करते हुए जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अर्न देयर लिविंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटीज। वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, और जैसे ही वो वहां से निकलेंगे तो हम उसको कह सकते हैं कि नाउ ही इज अ और शी इज अ प्रोफेशनल पर्सन। ठीक है। और कोई पूछेगा कि किस प्रोफेशन में किया है, तो फॉर एग्जांपल गर्ल्स ने जो है वो प्रोग्रामिंग में कर लिया है, बॉयज ने जो है वो डेवलपमेंट साइड, डिजाइनिंग साइड पे कर लिया है, तो हम कहेंगे कि ये जो है इसने अपनी प्रोफेशन जो गुजारी है किसको गुजारी है? डिजाइनिंग। इस तरह से हम प्रोफेशन की डेफिनेशन को सेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक प्रोफेशंस और दूसरा आ गया प्रोफेशनल्स। तो दोनों डेफिनेशन हमने डिस्कस किए हैं। प्रोफेशनल की इन 3 लाइन के अंदर अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछिएगा। सर, एक्सक्यूज मी सर। सर, प्रोफेशनल होने के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है क्या? ये टर्म भी इसमें इंक्लूड होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास प्रोफेशनल के लिए आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। हाँ, आपके पास दोनों चीज होनी चाहिए। दोनों से मुराद, पहला नंबर 1, आपके पास आपकी जो डिग्री है, जैसे हम सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेट या डिग्री कहते हैं, कि आपके पास एक सबसे पहली तो पेपर वर्क होना चाहिए कि जिस इदारे से आपने कंप्लीट किया है वो इससे कह रहे हैं कि जस्टिफाई कर रहे हैं कि यस, इस पर्सन ने हमारे पास किया और इस प्रोफेशन इसके डोमेन के अंदर किया और हम इसको पास आउट करते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपकी अपनी प्रोफेशनल स्टार्ट हो जाती है जब आप मार्केट में जाते हैं और सेवरल इंटरव्यूज देते हैं, वेरियस टाइप के इंटरव्यूज देते हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं, हाँ, जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए अगर एक्सपीरियंस होगा तो फिर हम कुछ और कहते हैं, फिर उसको हम कह सकते हैं कि जी आप जब प्रोफेशनल मार्केट में गए, आप देखो लिखा हुआ आता है आपके पास जॉब के डिस्क्रिप्शन में कि सबसे पहली चीज हमें फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए, एक होता है एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। अब आप फ्रेश ग्रेजुएट पे लगे, वहां से आपने एक्सपीरियंस लिया, फिर आप नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा सकते हैं। तो प्रोफेशनल के अंदर एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है, तो जॉब की डिस्क्रिप्शन के अंदर आ सकता है। ओके, अब जो दूसरा पार्ट हमारे पास शुरू होता है प्रोफेशनल का, वो है द टर्म आल्सो डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग that prepare member of the profession with the particular knowledge and skill necessary to perform their specific role within the profession। ये जो लाइन हमने 4 डिस्कस किए हैं अभी, बेसिकली ये जो सवाल किया था शायद मास ने भी, तो उसको ओवरकम करता है बिल्कुल क्लियरली तौर पे। द टर्म आल्सो डिस्क्राइब which type of description they given us? The standard of education, number 1, standard of education। किसी भी इदारे से आप कर रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या है। ठीक, आप मार्केट में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, आईबी का पर्सन है, नो डाउट इसकी एजुकेशन अच्छी होगी, इसकी ट्रेनिंग अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना नाम बनाया और उसके मेंबर जितने भी निकलते हैं वो प्रोफेशनल मेंबर निकलते हैं, तो उन्होंने नाम बनाया। कराची यूनिवर्सिटी के ये एवरेज होंगे, ठीक है। एनआईटी का ये पर्सन अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को एक स्टेबिलिटी पे रखा हुआ है। ठीक है जी। तो इसी तरह हम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उस पर्सन के पास है, एंड प्रिपेयर मेंबर से मुराद यहाँ पे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हो सकता है, ठीक है, ऑफ द प्रोफेशन विद पर्टिकुलर नॉलेज, उसके पास एक पर्टिकुलर नॉलेज है। यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है, कुछ बच्चे मेरे पास आए थे इसी क्लास के, अपनी क्लास के बच्चे, सर फला बंदा जो है ना, मेरा दोस्त है, वो जो है वेब डिजाइनिंग की तरफ जा रहा है, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है वेब डिजाइनिंग के लिए, बट मैं उसके साथ जाना चाह रहा हूँ। तो आप बेवकूफ हैं, आप जाना चाह रहे हैं, आपको पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए, आपको ओवरऑल जनरलाइज नॉलेज नहीं चाहिए।
और जॉब की डिस्क्रिप्शंस में हमेशा लिखा हुआ होता है कि उनको जो पर्सन रिक्वायर्ड होता है वो लिखते हैं कि वेब डेवलपर रिक्वायर्ड, वो लिखते हैं कि प्रोग्रामर रिक्वायर्ड, वो नहीं लिखते कि जर्नलाइज्ड पर्सन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पर्टिकुलर नॉलेज और उसकी स्किल्स होती है। अब डिग्री तो वेरीफाई कर देगी कि इसके पास इसने ये जो कोर्सेज है, ये सारी चीजें हैं, ये हमारे पास पढ़े और इसने 50-50 मार्क्स लेके पास आउट कर लिया। अब नेक्स्ट जब आप वहाँ प्रोफेशनल मार्केट के अंदर होते हैं तब वो आपकी नॉलेज और स्किल्स को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, फिर उसमें से सवाल जवाब होते हैं और उसके पास अगर आप अगर आप जो है वो क्वालिफाई करते हैं देन दे पेड, वो फिर आपको क्या करते हैं, आपको पे करते हैं स्पेसिफिक रोल विद इन द प्रोफेशन। Now, anyone have question regarding this? So please, you may ask. कोई भी क्वेश्चन अगर वो प्रोफेशन की डेफिनेशन से रिलेटेड या प्रोफेशनल की डेफिनेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कोई और क्लास है? कौन सी है? ओके, और नादिया न्यू वाली या पुरानी वाली? ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट दो डेफिनेशन हमने डिस्कस की अभी तक इंट्रोडक्शन के अंदर। नंबर 1 हमारे पास है प्रोफेशन, दूसरा है प्रोफेशनल। यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे की तरफ मूव करूँ। तो ये है इंट्रोडक्शन का पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप हमारे पास है नाउ प्रोफेशनल हमने डिस्कस किया, प्रोफेशनल की जर्नलाइज्ड डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया। नाउ प्रोफेशनल इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेस। ठीक है, विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेस। अब कंप्यूटर साइंसेस की बात हो रही है तो एआई, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आप डेटा साइंसेस की तरफ जा सकते हैं, या आप जो है इसको और ज्यादा अगर एनहांस करेंगे तो वहां पर आपके पास है वो ब्लॉकचेन डेवलपर, ब्लॉकचेन डिजाइनर्स, ये सारे लोग दिखेंगे। तो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास क्या, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रोफेशनल के लिए with reference to information technology, computer science or software engineering, the responsibility of working professional is this area included network administrator। अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है, वो नहीं कह रहा कि मुझे जर्नलाइज्ड पर्सन चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशंस and the planning and management of an organizational technology life cycles। जस्ट लाइफ साइकिल को टैकल करने के लिए इन्होंने अलग प्रोफेशन उसको अलग प्रोफेशन कहा है, by which hardware and software is maintained, upgraded and replaced, but these are not enough। सबसे पहली चीज इन्होंने बताया कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्होंने डिवीजन किया है अलग अलग हिस्सों में। नंबर 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्होंने डिवाइड किया, कंप्यूटर साइंसेस को अलग किया, और आपके पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हमने अलग किया, यानी कि इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव अलग किया है और कंप्यूटर साइंसेस का पर्सपेक्टिव अलग किया है। अगर हम इनहांस करेंगे तो एआई प्रोफेशन के अंदर उसको एआई की पर्सन रिक्वायर्ड होगा। अगर हम डेटा साइंसेस का कहेंगे तो डेटा साइंसेस का पर्सन रिक्वायर्ड होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफर होगी। अब वो उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होगी कि वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करेगा और उसकी इंस्टॉलेशन करेगा, या नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। डेटा साइंस का पर्सन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होगी। दैट्स व्हाई दे राइट हियर बट दीज आर नॉट इट। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि बट दीज आर नॉट इनफ। कौन सी दीज की बात करें, जो ये इंक्लूडेड है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर रिप्लेस्ड के अंदर, अपग्रेडेड एंड रिप्लेस्ड। ठीक है, एक बार इसको रिपीट करते हैं कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। नंबर 1 प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिवाइड किया। जब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने डिवाइड किया एज अ प्रोफेशनल्स, तो एरियाज हमारे पास कुछ निकल के आया जिसको कहते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन, एंड द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल,
by which hardware and software is maintained, upgraded and replaced. ठीक, अब अगर कोई पर्सन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की साइड पर है तो वो नेटवर्क डोमेन के अंदर आता है, तो वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, नेटवर्क डिजाइनर, उसकी पाथवे डिजाइनिंग कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड पर्सन है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेगा, उसकी इंस्टॉलेशन करेगा, मैनेजमेंट प्लानिंग करेगा, लाइफ साइकिल टेक्नोलॉजीज की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेगा और उसको मेंटेन रखेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास आ जाती है। अब जो क्वेश्चन मेरा आपके पास राइज होता है वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको समझ आ गया तो फिर मैं आपका क्वेश्चन जो है वो आगे की तरफ लेके जाऊँ। और सबको करना ये है कि चैट हमारे पास अवेलेबल है, मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा और आपने चैट पे जो है वो लिखना है, ताकि आपकी जो एक्टिविटी के मार्क्स है ना वो भी आज से हम स्टार्ट ही करें, ताकि आप चैट पे मुझे लिख के बताएं कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक पर्सन आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का या वेब डेवलपर, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, चलो एक ही रख लो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनली क्या होनी चाहिए? आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है आपने चैट पे लिखना है, माइक खोल के शुरू ना हो जाना, चैट पे लिखो कि आपको क्या लगता है और एवरीवन सेलेक्ट करना, ताकि लोग देख रहे हो कि अगर मार्क्स मैंने दिए हैं तो क्यों दिए। मास क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया था प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, मेरा क्वेश्चन ये था सिंपली कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस है ना, इस तरह से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? टू मेक सिस्टम सिक्योर। कितना स्पेसिफिक आंसर दिया फातिमा आपने, बहुत स्पेसिफिक, ये जर्नलाइज्ड आंसर है, स्पेसिफिक नहीं है। टू हाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन, यस, एक ये हो सकता है सिक्योर वेबसाइट। मेक योर डेटा सिक्योर, डेटा है तो सिक्योर करने की जरूरत है। हाँ, इंफॉर्मेशन होता या ओके ओके, यहाँ पर अगेन ऑनलाइन है, ठीक है, और लोगों को हमने कहा कि आप जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करें मेरे साथ साथ और उसके मार्क्स होंगे। तो हमने करना क्या शुरू किया, सिर्फ सिवाय स्टार्टिंग के जो 4-5 बच्चे जिन्होंने डायरेक्ट आंसर दिया, उसके बाद जो है हम कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। गूगल पे गए, इंटरनेट पर सर्च किया और उसके बाद वहां से कॉपी करके मुझे वो चीज दे दी, इवन के डॉट भी नहीं हटाया सही से। ओके, ठीक है, डन, ओके।
तो इसका मतलब आपको ये अंदाजा हो गया है, चाहे खुद से लिखा हो चाहे कॉपी करके लिखा हो, बट आपको ये अंदाजा हो गया कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास क्या होती है। ठीक, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पर्सन से जो प्रोफेशनल है उससे उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल है उन्होंने राइट कर दिया है मेरे चैट पे बिल्कुल सही से। ओके डन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, हमारी जो कॉन्सेप्ट आती है वो है इंजीनियरिंग काउंसिल स्टेट। जो हमारी इंजीनियरिंग काउंसिल है उसकी स्टेटमेंट क्या है प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारी इंजीनियरिंग की स्टेट को। टेक्निकल डिसीजन मेकिंग एंड इट्स कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल इम्प्लीमेंटेशन। हम कहते हैं प्रोफेशनल पर्सन वो होगा जो सोसाइटी को सबसे ज्यादा एडवांटेज देगा विद द हेल्प ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट, विद द हेल्प ऑफ डेवलपिंग अ कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और इंटेलिजेंट सिस्टम बना के आप ये कह सकते हैं। ठीक है, सिंपली अगर सिंपल वे में अगर कहें तो टेक्निकल डिसीजन मेकिंग एंड इट्स कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग इट्स नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेशन अफेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है, अब हमारे पास आ गया कि इंजीनियरिंग काउंसिल कहती है कि प्रोफेशनल पर्सन या प्रोफेशनल की डेफिनेशन या प्रोफेशनल नॉलेज की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। उससे सबसे पहले बताया कि टेक्निकल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए उस पर्सन के अंदर। अब वो टेक्निकल डिसीजन मेकिंग को करे क्या, वो उसको यूटिलाइज करे कमर्शियल और इकोनॉमिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जो उसकी नॉलेज है उसको वो यूटिलाइज करे कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। तो उससे होगा क्या, इन्होंने कहा कि उससे होगा क्या, तो नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेशन अफेक्टिंग, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन को अफेक्ट होगा। लेजिस्लेशन से मतलब कि उसकी ग्रोथ होगी, उनको रोबूस्टनेस हासिल होगी। ठीक है, अब रोबूस्टनेस इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 फॉर एग्जांपल के अंदर देखिएगा सेफ्टी, हेल्थ, environmental requirement and understanding of the principle of management and industrial relationships। तो इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो प्रोफेशनल नॉलेज की डेफिनेशन को सेट किया है या प्रोफेशनल की डेफिनेशन को सेट किया है वो ये है कि टेक्निकल डिसीजन मेकर पर्सन होना चाहिए और वो अपनी नॉलेज को इस तरह से यूटिलाइज करे कि हमारे पास जो गवर्नमेंट की ग्रोथ है वो हो सके इन द सेंस ऑफ कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल में। ठीक, अब ये जो चीजें होंगी इससे ये होगी क्या, लेजिस्लेशन को अफेक्ट कैसे पड़ेगा। उससे बताया कि आप उसको अपनी प्रोफेशन को कमर्शियल के अंदर या इकोनॉमिक के अंदर ऐड करना स्टार्ट करोगे तो हमारी सेफ्टी सही से हो जाएगी। सेफ्टी से मुराद यहाँ पे दो टाइप की सेफ्टी आ जाती है। नंबर 1 आपके पास आ जाता है सेफ्टी से मुराद जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स पर्सन होते हैं, हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस को रखते हैं। सेकेंडली इसको हम दूसरी तरीके से देखते हैं, वो होती है हमारी कंट्री सेफ्टी, यानी कि कंट्री की बॉर्डरिंग को सेफ्टी करने के लिए जो हम अप्लाई करते हैं कि उस इक्विपमेंट्स की बात किया जाता है। ठीक है, दूसरा है हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर, थर्ड है एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो फोरकास्टिंग वगैरह हमारे पास होती है, फोर्थ हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मैनिपुलेट होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स के अंदर। ठीक, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में अगर अगेन हमारे पास यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो कंट्रीज जैसे हम मल्टीनेशनल कंपनीज कह सकते हैं, सेवरल कंट्रीज के अंदर वो कंपनी हो सकती है, या अगर हम हम दो ऑर्गेनाइजेशन या दो इंडस्ट्री के दरमियान जो है रिलेशन कायम कर सकते हैं ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सके और उनसे कोई रॉ मटेरियल्स नहीं और प्रोडक्ट बना के हम सेल करें ताकि दोनों कंपनी का फायदा होगा, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स आ गए, इससे क्या होता है इंडस्ट्री ग्रो करती है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, अब इनके बीच में डाइवर्सिटी होती है, उसको भी टैकल करना किसका काम होता है, एक प्रोफेशनल पर्सन का काम होता है। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास यहाँ तक का एक पार्ट जो हमने डिस्कस किया टेक्निकल से रिलेटेड।
कंपनी की जो लेजिस्लेशन होती है, किसने पूछा, हमजा ने, मतलब हमारे पास जो गवर्नमेंटल लेजिस्लेशन होती है कि अगर आप कमर्शियल और इकोनॉमिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि उनको आइदर इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, उनकी लेजिस्लेशन को क्या फर्क पड़ रहा है। क्या अगर हम हेल्थ और सेफ्टी में काम करते हैं तो ये जो गवर्निंग बॉडीज होगी, क्या उनको एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होगा। तो यहाँ पर अगर हम सेफ्टी पे काम करेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे, एनवायरनमेंट पे काम करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अगर हम सेम काम कोई फॉर एग्जांपल हथियार की फरोख्त करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे हथियार बनाए और इसके अलावा वो अपनी कंट्री को ना बेचे, बाहर वाली कंट्री को बेचे, तो उसको फिर हम कहते हैं कि हमारे वो क्या हो जाते हैं, लेजिस्लेशन अफेक्टिंग एज अ लेजिस्लेशन अफेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट। तो इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो डेफिनेशन को डिफाइन किया था, तो वो था हमारे पास कि नॉलेज की मैनिपुलेशन इस तरह से की जाए एज अ प्रोफेशनल कि वो कमर्शियल और इकोनॉमिकल इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो अपना किरदार अदा करे। अब किरदार किस तरह से हो सकता है, सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, रिक्वायरमेंट्स, जो भी हमारे पास प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए। नाउ सेकेंडली, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के बाद जो दूसरा पार्ट हमारे पास निकल के आता है वो है सम नॉलेज ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। अगेन, नॉलेज ऑफ ट्रेड यूनियन से मुराद हम अपनी नॉलेज को यूटिलाइज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में हम जब भी अपनी नॉलेज को यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नो डाउट जो है वो इंक्रीज करती है, वो ग्रो करना स्टार्ट करती है, बट यहाँ पर जो फैक्टर राइज होता है वो भी प्रोफेशनली तौर पे हमें टैकल करना पड़ता है, जैसे हम कहते हैं डाइवर्सिटीज। तो जो टीम लीड होती है वो इस चीज को क्या करती है, ओवरकम करने की कोशिश करती है कि डाइवर्सिटी ना हो। फॉर एग्जांपल, डाइवर्सिटी से मुराद मैं आपको देता हूँ कि इंडिया में ज्यादातर आप देखो कि डाइवर्सिटी वाला फैक्टर होता है, मुसलमान और हिंदू वाला फैक्टर आता है, ठीक है। सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हो डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी हमें नजर आती है फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कम्युनिटी का पर्सन है तो उसको ज्यादा एडवांटेज दिया जाएगा बल्कि दूसरे पर्सन को, हालांकि वो कितना भी नॉलेजफुल क्यों ना हो। तो ये भी डाइवर्सिटी आती है। इस सारी चीजों को टैकल करना पड़ता है, एक प्रोफेशनल पर्सन का काम होता है जिसे हम कहते हैं टीम लीड। और टीम लीडर जो है ना, हमेशा याद रखिएगा वही बंदा है जो कि प्रोफेशनल होगा, ठीक, जिसके अंदर जो है एबिलिटी नहीं होगी प्रोफेशनल की, वो टीम को लीड नहीं कर सकता। बन तो जाए कोई भी बन जाएगा बट लीड नहीं कर सकेगा। सेकेंडली, हमारे पास एक और पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंजीनियरिंग रिस्पांसिबिलिटी टू द प्रोफेशनल, सो द कम्युनिटी एंड टू द एनवायरनमेंट। अगेन हमने डिस्कस किया था बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब ये स्लाइड हमने स्टार्ट की थी, कि सबसे पहली चीज हमारे पास इंजीनियरिंग काउंसिल ने इसकी डेफिनेशन को क्यों लिखा है, क्यों बनाया है। सीधी सी बात है कि हमारे पास डेवलपमेंट होनी चाहिए किसकी, कि जो भी हम टास्क करें, जो हमारी नॉलेज है, हम उसको यूटिलाइज करें फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी एंड आवर एनवायरनमेंट, अपनी कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी से मुराद, जैसे हम पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के काम आना चाहिए, जैसे हम सिंध में तो सिंध के काम आना चाहिए। ऐसी चीज बना के क्या फायदा जो कि किसी के काम ना आए, जस्ट आपके पर्पस के लिए, और या फिर आप दूसरे कंट्री को बेच के पैसे कमा रहे, पैसे कब तक चलेंगे, ठीक है। तो हम रिसर्चेस जब भी करते हैं, हम सारे स्कॉलर्स जितने भी हैं रिसर्चेस करते हैं, अपनी रिसर्च को फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश करते हैं, और सॉरी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल करते हैं, ओपन एक्सेस रखते हैं, ताकि लोग उससे एडवांटेज हासिल कर सकें, इसकी डेवलपमेंट साइड फुलफिल हो सके, ठीक है जी। ये है आपके पास डेफिनेशन। अगर किसी को इस डेफिनेशन